आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूल्स के बारे में। शेड्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ी सी पहले आपको जानकारी दे देता हूँ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसको सबसे पहले 22 भागों में बनाया गया था। कितने भागों में? 22 पार्ट्स थे उसके। उसके बाद उन 22 पार्ट्स को फर्दर बढ़ा करके 395 आर्टिकल्स बनाए गए। ये हमारे 295 आर्टिकल्स बनाए गए। अब इन आर्टिकल्स को लिखने के बाद भी एक चीज़ समस्या बच गई कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, हम जिस टाइम पे आज़ाद हुए थे उस टाइम पे हमें कुछ चीज़ों को सेव करना था कि हम दोबारा से गुलाम ना हो जाए या हमारे यहाँ पे डिक्टेटरशिप ना आ जाए। तो संविधान जो हमारे निर्माण करने वाले लोग थे उन्होंने 8 शेड्यूल्स बनाए। कितने शेड्यूल्स बनाए? 8 शेड्यूल्स। 8 शेड्यूल्स को उन्होंने बहुत तरीके से लिखा। सबसे पहले आप आराम से समझते हुए चलना। तो हमारा जो शेड्यूल 1 था उसमें क्या लिखा गया आपको ये समझना है। सबसे पहले तो हमारा जो शेड्यूल 1 था उसमें लिखा गया कि जो हमारी स्टेट्स होंगी और जो इतनी हमारी टेरिटरीज होंगी, यूनियन टेरिटरी हो गई, इनका डिमार्केशन कैसे होगा। डिमार्केशन का मतलब क्या था यहाँ पे? इनकी बाउंड्रीज कैसी होंगी। ठीक है, तो इनकी डिमार्केशन कैसे होगा, इनकी बाउंड्रीज कैसे डिसाइड होंगी। पता चले भाई बिहार जो है अटैक कर रहा है झारखंड पे, झारखंड अटैक कर रहा है छत्तीसगढ़ पे कि मेरा यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा बैठता था। तो ये चीज़ ना हो, हम दोबारा से लड़ाइयों में ना घुसे, इसलिए हमें क्लियर कट ये पता होना चाहिए था कि कौन सी स्टेट कहाँ से कहाँ तक है, कौन सी टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक है। इसको हमने रखा कि भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसको हमने शेड्यूल 1 में रखा। अब हमको दूसरी चीज़ बनानी थी, शेड्यूल नंबर 2। कुछ ऑफिसेज ऐसे थे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट थे, जैसे प्रेसिडेंट का ऑफिस, जैसे कैग का ऑफिस, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहों को कोई ना घटा बढ़ा के इन पे दबाव ना बना सके। क्योंकि ये लोग अगर इंडिपेंडेंट रहेंगे इस चीज़ से कि भाई हमारी तनख्वाह में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये अच्छे से काम करेंगे तो डिक्टेटरशिप या फिर कोई भी इनका गलत यूज नहीं कर पाएगा। तो इसमें हमने क्या चीज़ रखी? इसमें हमने रखी सैलरीज। इसमें हमने किसको रखा? सैलरीज को। किसकी सैलरीज? कैग की सैलरी, यूपीएससी की सैलरी, प्रेसिडेंट की सैलरी। ठीक है, तो इन सब की सैलरीज को हमने कहाँ पे रखा? शेड्यूल 2 में। लिस्ट लंबी है, आप पढ़ लीजिएगा अपनी बुक से, लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा आप। फिर हमने बनाया शेड्यूल नंबर 3। अब इस शेड्यूल नंबर 3 में हमने क्या रखा? हमने रखा कि ये लोग ओथ कैसे लेंगे, ये लोग शपथ में क्या लिखेंगे, ओथ या फिर एफर्मेशन। क्या रखा? एफर्मेशन। अब एफर्मेशन और ओथ एक ही बात होती है। एफर्मेशन और ओथ कौन कौन लोग लेंगे, कैसे ओथ होगी, क्या उसका यूज होगा, ये भी हमारे लिए ज़रूरी चीज़ थी। अब हमने शेड्यूल नंबर 4 बनाया। शेड्यूल नंबर 4 में हमने क्या रखा? शेड्यूल नंबर 4 में हमने क्या रखा भाई साहब? हमने रखा काउंसिल ऑफ स्टेट जो है हमारी, काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या बोला जाता है? राज्यसभा। तो काउंसिल ऑफ स्टेट में राज्यसभा में किस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कितना होगा? तो काउंसिल ऑफ स्टेट की सीट्स को एलोकेट कर दिया हमने। किसको एलोकेट कर दिया हमने? सीट्स को। तो हमने किस चीज़ को? सीट्स को एलोकेट कर दिया शेड्यूल नंबर 4 में। अब हमने शेड्यूल नंबर 5 बनाया, SCH नंबर 5। तो शेड्यूल एरियाज में हमने किस चीज़ को रखा? शेड्यूल 5 में हमने रखा शेड्यूल्ड एरियाज को, शेड्यूल्ड एरियाज को। ये आपके यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, अगर आप पढ़ना चाहो कि भाई 5th में किसको रखा, शेड्यूल्ड एरियाज को रखा, 6 में किसको रखा हमने, ट्राइबल एरियाज को रखा, तो आप पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो शेड्यूल एरियाज हमने रखा कि कहाँ कहाँ शेड्यूल एरियाज होंगे। और 6 में हमने क्या रखा? ट्राइबल एरियाज को, कि हमारे ट्राइबल एरियाज कहाँ कहाँ पे होंगे, ये हमने किस में रखा? शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 7 में हमने क्या किया? शेड्यूल 7 में हमने क्या किया? डिवीजन ऑफ पावर किया। डिवीजन ऑफ पावर क्या बोलते हैं इसको? देखो, डिवीजन किया, 3 लिस्ट बनाई हमने। एक लिस्ट हमने बनाई यूनियन, और एक हमने बनाई स्टेट की लिस्ट, और एक हमने क्या बनाई? कॉन्करेंट लिस्ट। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिस पे यूनियन ही कानून बना सकता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करना। जैसे कि यूनियन किस चीज़ पे कानून बना सकता है? डिफेंस है।
डिफेंस को क्या स्टेट के हाथों में दे सकती थी उस टाइम पे गवर्नमेंट? नहीं दे सकती थी। डिफेंस रक्षा करने का अधिकार, पूरे भारत की रक्षा तो यूनियन करेगी ना, तो उसके कानून स्टेट क्यों बनाएगा? और कल को अगर स्टेट मना कर दे कि भाई हम कानून नहीं बनाते हैं, जैसे कि आपका राजस्थान मना कर दे कि भाई हम तो ऐसा कोई कानून मानते ही नहीं है, तो इस चीज़ को स्टेट के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। इसमें यूनियन को ही पावर दी जाएगी। अब कुछ चीज़ें थी जो स्टेट के पास रखी गई, जैसे स्टेट क्या काम कर सकती है आपके हिसाब से, अब आप बताइए। देखो, अब एग्रीकल्चर टैक्स है, एग्रीकल्चर टैक्स किसी स्टेट को लेना है या नहीं लेना है, ये स्टेट का काम है, ये यूनियन क्या करेगी इसमें। तीसरी चीज़ है कॉन्करेंट लिस्ट है आपकी। कॉन्करेंट लिस्ट होती है जहाँ पे स्टेट और यूनियन दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है, दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैरिज। मैरिज एक ऐसी चीज़ है जिसपे स्टेट भी कानून बना सकती है अपनी, और यूनियन भी कोई कानून ला सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यूनियन लिस्ट बनाई गई, स्टेट लिस्ट बनाई गई और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई। 3 लिस्ट आपकी तैयार हो गई डिवीजन ऑफ पावर से। 8 शेड्यूल में क्या रखा गया? 8 शेड्यूल में रखा गया ऑफिशियल लैंग्वेज को, कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होंगी, तो इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रखा गया। ठीक है, तो ये हो गया शेड्यूल 8 में। अब आपको ये कहानी समझ आ गई 8 शेड्यूल्स की। 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th को और 12th को बाद में जोड़ा गया। अब 9th शेड्यूल को कब जोड़ा गया? इसको फर्स्ट अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया, फर्स्ट के द्वारा। कब? 1951 में। 10th को कब जोड़ा गया? 10th को जोड़ा गया आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। कब? 1985 में। 11th को कब जोड़ा गया भाई, और 12th को कब जोड़ा गया? इनको जोड़ा गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और इसको कब जोड़ा गया? 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में, और ये भी 1992 में। इतनी इन्फॉर्मेशन याद रह जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये जो 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, ये किससे रिलेटेड था? इसमें ख़त्म किया गया था जमींदारी सिस्टम को। किसको? जमींदार्स को। ठीक है, इनको जमींदार्स को एबॉलिश कर दिया गया था। 10th में क्या था? 10th में क्वेश्चन रखा गया था डिस्क्वालिफिकेशन पे। 73rd में क्या था? 11th में पंचायत्स को इसमें रख दिया गया था। और 12th में क्या था? म्यूनिसिपैलिटीज। तो इसमें क्या था? म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझ में आ गया कि हमारे ओरिजिनली कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे, और फिर हमने ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कर करके जोड़े, 9th भी, 10th भी, 11th भी और 12th भी। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि भाई हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हमसे पूछा गया है, 1990 में क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल नंबर कितने शेड्यूल्ड है। देखो, टोटल तो हमारे पास 12 शेड्यूल है। हमने अभी पढ़े कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। लेकिन ओरिजिनली कितने थे? ओरिजिनली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ओरिजिनल हमारे पास 8 थे, और हमने 4 किससे जोड़े? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके। अब ये जो 4 हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके जोड़े, इसमें एक तो फर्स्ट था, एक 52nd था, एक 73rd था, और एक 74th था। फर्स्ट कब जोड़ा गया था? याद कीजिए, 1951 में। 52nd कब जोड़ा गया था? 1985 में। यह कब जोड़ा गया था? 1992 में। और ये कब जोड़ा गया था? 1992 में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आपको समझ आ गया। अगर आपको फिर भी मन है तो आप इसके नीचे का जो एक्सप्लेनेशन है इसको पढ़ के एक बार रेफर कर सकते हैं, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये मध्य प्रदेश पीसीएस में 2010 में पूछा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं। देखो, यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में 8 नहीं दिया गया है, क्योंकि अब कितने हो चुके हैं? 12। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं? 12। अब एक क्वेश्चन और, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। देखो कैसे चीज़ों को घुमाया जाता है। इसमें पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 20 पार्ट है। 20 पार्ट नहीं है, इस 20 को फिगर को बदल दिया गया है। कितने पार्ट है? 22। इन्होंने पूछा कि हमारे आर्टिकल में 395 आर्टिकल्स हैं। जी नहीं, कितने आर्टिकल्स हैं? 395। फिगर को बदल दिया गया है। ऑप्शन 1 भी खत्म, ऑप्शन 2 भी गलत। इन्होंने पूछा 9th, 10th, 11th और 12th शेड्यूल्स को किसके थ्रू जोड़ा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू जोड़ा गया है। बिल्कुल करेक्ट बात लिखी हुई है।
अब हम एक बार और रिवीजन करेंगे। 9th शेड्यूल को कब जोड़ा गया था जी? 1951 में। 10th को कब जोड़ा गया था? 1985 में। 11th को 1992 में और 12th को भी 1992 में। ये यहाँ तक की कहानी समझ आ गई आपको। और ये कब क्वेश्चन पूछा गया था? ये पूछा गया था IAS 2005 में। फिर से अगर आपको मन कर रहा है तो इस एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ सकते हैं और आपको पढ़ लेना चाहिए एक बार, तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगी कि क्या क्वेश्चन था। IAS 2003 में क्वेश्चन पूछा गया और UPPCS ने इसको रिपीट किया। इन्होंने पूछा कौन सा शेड्यूल है जो कि स्टेट्स के नेम को स्पेसिफाई करता है, स्टेट्स के नेम और स्पेसिफाई करता है टेरिटरी को। देखो ये पहला ही शेड्यूल है, हमें सबसे पहली ज़रूरत ही इस चीज़ की पड़ेगी ना। अब सेकंड शेड्यूल में मैंने आपको बताया था क्या होता है। सेकंड शेड्यूल में आती है सैलरीज, एसए सेकंड और एसए सैलरीज। तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हो आप, एसए सेकंड बनेगा और एसए तनख्वाहें, सैलरीज। थर्ड शेड्यूल में क्या आता है? थर्ड शेड्यूल में आती है ओथ, शपथ कौन क्या लेगा, ओथ। और फोर्थ में क्या आएगा? फोर्थ में आएगा राज्यसभा सीट एलोकेशन कैसे होगा। तो राज्यसभा की सीट की एलोकेशंस कैसे होगी ये आपको फोर्थ में पता चलेगा। तो आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा उसका जो आंसर हुआ वो ही लगा दिया, दूसरे जो ऑप्शन है उनको भी साथ के साथ रिवाइज कीजिए, ठीक है। ये आप जो है देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। IAS में ही 2001 में एक और क्वेश्चन पूछा गया। इन्होंने पूछा कि एक नया स्टेट अगर बनाना हो, एक नया स्टेट अगर बनाना हो तो हमें कौन से शेड्यूल को अमेंड करना पड़ेगा? पहले को। किस शेड्यूल को अमेंड करना पड़ेगा? पहले शेड्यूल को अमेंडमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले शेड्यूल में ही तो स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। सेकंड शेड्यूल में क्या आता है आपको, अगेन आपको याद रखना है क्या आता है, सैलरी। थर्ड शेड्यूल में क्या आता है, अगेन आप समझ जाएंगे कि ओथ आता है। और फोर्थ में क्या आता है, राज्यसभा सीट एलोकेशन। और एक बार और आपका ये रिवीजन हो गया कि भाई फर्स्ट में क्या आता है, सेकंड में क्या आता है, थर्ड शेड्यूल में क्या होता है, फोर्थ शेड्यूल में क्या होता है। क्लियर कट बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, UPPCS ने पूछा 2015 में कि ये जो फोर्थ शेड्यूल है हमारा ये क्या करता है। देखो पंचायत सिस्टम कौन से शेड्यूल में है आप ये बताइए। पंचायत सिस्टम किस में है? पंचायत सिस्टम आपका दिया गया है 11th शेड्यूल में, 11th शेड्यूल में। और 11th शेड्यूल कब किया गया था? 1985 में। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। लैंग्वेजेस किस में आता है भाई? लैंग्वेज हमारा आता है 8th शेड्यूल में। तो ये किस में आता है? 8th शेड्यूल में। तो 8वें शेड्यूल में क्या आता है? लैंग्वेजेस आता है। पॉलिटिकल डिफेक्शन को हमने किस में रखा है? 10th शेड्यूल में रखा है। ये 10th शेड्यूल में रखा है। और 10th शेड्यूल के बारे में ये था 1985 में 52 अमेंडमेंट एक्ट, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। पंचायती सिस्टम को हमने किस में रखा था? 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ये थोड़ी मिस्टेक थी, ये सब देख लीजिएगा आप। तो हमारा फोर्थ शेड्यूल में क्या आएगा? फोर्थ शेड्यूल में आएगा एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट। और इस वर्ड को याद रखना, काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोला जाता है? स्टेट की काउंसिल को बोला जाता है किसको? राज्यसभा को। और राज्यसभा को क्या बोला जाता है? अपर हाउस। और अपर हाउस का मतलब क्या होता है? उच्च सदन। तो इसको अपर हाउस भी बोला जाता है, उच्च सदन है हमारी राज्यसभा। क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। UPPCS ने 2017 में पूछा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। इन्होंने पूछा कि थर्ड शेड्यूल में क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है। थर्ड शेड्यूल हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसमें ओथ्स के बारे में चर्चा की गई है। अब ओथ्स के बारे में अगर चर्चा की गई है, ओथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन, अगर यूनियन का मिनिस्टर शपथ लेगा तो क्या वो शेड्यूल में रखा जाएगा? बिल्कुल रखा जाएगा। अगर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ओथ ले रहे हैं तो क्या वो शेड्यूल में रखा जाएगा? बिल्कुल रखा जाएगा। अगर प्रेसिडेंट साहब ओथ ले रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन, इनकी ओथ शेड्यूल में नहीं रखी जाएगी। इनकी ओथ किस चीज़ में रखी जाएगी? इसके लिए प्रॉपर आर्टिकल है। इसके लिए क्या है? प्रॉपर आर्टिकल है। तो इसके लिए प्रॉपर आर्टिकल है, ये इसमें नहीं रखा जाएगा। और यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी शपथ लेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है MP साहब हमारे, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये किसी के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के MP भी हो सकते हैं, लोकसभा के MP भी हो सकते हैं, ये भी किस में रखे जाएंगे? थर्ड शेड्यूल में। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1, 3 और 4। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझना और इस चीज़ को याद करना है आपको
कि कौन कौन है जो थर्ड शेड्यूल में आते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएंगे, मिनिस्टर साहब आ जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट है ना जिसने सिर्फ फॉर्म फिल किया है, जरूरी नहीं है वो जीतने वाला ही हो, अगर कोई कैंडिडेट हारा भी है, जैसे कि आप समझिए दिल्ली से आपके अरविंद केजरीवाल साहब ने कैंडिडेट बने और वो जीत के एमपी नहीं बन पाए, तो भी उनको थर्ड शेड्यूल के थ्रू शपथ लेनी पड़ेगी। जो जीत के आए हैं एमपी साहब, जो जीत के आए हैं वो भी शपथ लेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के जजिस हैं वो भी लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजिस भी शपथ लेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई कोर्ट का जिक्र इस चीज़ में नहीं है, आगे मिलेगा आपको। और जजिस सुप्रीम कोर्ट के साथ कौन लिखा हुआ है, ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल को क्या बोलते हैं, कैग भी शपथ लेंगे। स्टेट के मिनिस्टर भी शपथ लेंगे। जो कैंडिडेट बने हैं एमएलए बनने के लिए वो भी शपथ लेंगे, एमएलए साहब भी शपथ लेंगे और हाई कोर्ट के जजिस भी शपथ लेंगे। और प्रेसिडेंट क्यों शपथ नहीं लेते हैं थर्ड शेड्यूल में, क्योंकि उनके लिए आर्टिकल 60 बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट साहब के लिए तो आर्टिकल 60 बना हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना और याद करने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या होगा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मिनिस्टर साहब यूनियन के हो या स्टेट के हो, दोनों शपथ लेंगे। जो कैंडिडेट बनेगा वो भी शपथ लेगा, जो एमपी इलेक्ट होगा वो भी शपथ लेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज भी शपथ लेंगे, कैग भी शपथ लेगा। इसमें आपको पता है क्या कौन शपथ नहीं लेगा, यूपीएससी के चेयरमैन शपथ नहीं लेंगे, नीति आयोग के चेयरमैन जो होंगे वो शपथ नहीं लेंगे। ये याद रखना है कि यूपीएससी के चेयरमैन थर्ड शेड्यूल में नहीं आते हैं, नीति आयोग भी नहीं आता है, ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन भी नहीं आते हैं। ठीक है, ये आपको छोटी सी बात याद रखनी है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप याद रख लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया थर्ड शेड्यूल में क्या आता है। तो हम अभी तो पढ़ के आए हैं, थर्ड में क्या आता है, ओथ आती है। क्या आती है, ओथ आती है। ओके, तो थर्ड तो इसमें मैच हो जाएगा। फोर्थ में क्या आता है, फोर्थ में आंख बंद करके सोचो क्या आता है। फोर्थ में आता है राज्यसभा। तो फोर्थ में क्या आता है, राज्यसभा। तो फोर्थ में आपकी चली गई काउंसिल ऑफ स्टेट, और काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या बोला जाता है, आपको मैंने अभी बताया था, राज्यसभा। नेक्स्ट सेवंथ शेड्यूल में क्या आता है जी, सेवंथ शेड्यूल में आएगा आपका लिस्ट। सेवंथ शेड्यूल में हमने जब स्टार्टिंग में डिस्कस किया था तो क्या बताया था कि भाई लिस्ट आती है। कितने लिस्ट हैं, 3 लिस्ट हैं, एक यूनियन की लिस्ट है, एक स्टेट की लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। और 8 शेड्यूल में क्या आता है, 8 में आता है आपकी लैंग्वेजेस। तो 8 में क्या आता है, लैंग्वेज। याद हो जाएगा, ये पूछा था यूपीपीसीएस ने 2022 में क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, मैचिंग का क्वेश्चन है, शेड्यूल्स को ऐसे ही याद करना है आपको। अब देखो यूपीपीसीएस ने 1999 में पूछा। सबसे पहले फोर्थ शेड्यूल में आंख बंद करके बताओ मुझे क्या आएगा। चौथे में क्या आएगा, चौथे में आएगा राज्यसभा। चौथे में क्या आएगा, राज्यसभा। 6 शेड्यूल में क्या आएगा, 6 शेड्यूल में आएगा आपका ट्राइबल एरियाज। कौन क्या आएगा, ट्राइबल एरियाज। 8 में क्या आएगा, 8 में आएगी आपकी लैंग्वेजेस। 8 में क्या आएंगी, लैंग्वेजेस। और 9th में क्या आएगा, 9th में आएगा आपका क्या आएगा, लैंड रिफॉर्म्स। जमींदारी बताया था ना आपको, तो दैट इज कॉल्ड लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये तरीके से आपको यूपीपीसीएस 1999 ने पूछ लिया और ये शेड्यूल्स आपके याद हो गए। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। जल्दी से बताइए मुझे 7th शेड्यूल में क्या था। 7th शेड्यूल में थी जी आपकी क्या थी, लिस्ट। 7th शेड्यूल में क्या थी आपकी, लिस्ट। 8th शेड्यूल में क्या था आपका, लैंग्वेज। 8th शेड्यूल में क्या था आपका, लैंग्वेज। 9th शेड्यूल में क्या था आपका, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स था। और 10वें शेड्यूल में क्या था, डिस्क्वालिफिकेशन। ये इसमें क्या था, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप। क्लियर कट समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से सोचिए। 7th शेड्यूल में क्या पूछा गया था आपसे, 7th में क्या आएगा, लिस्ट। 8 में क्या आएगा आपका, बताइए जल्दी, लैंग्वेज। 9th में क्या आएगा आपका, जल्दी से बताइए। 9th में क्या आएगा आपका, लैंड रिफॉर्म्स। और 10th में क्या आएगा आपका, 10th में क्या आएगा आपका, 10th में क्या आ जाएगा भाई, समझ लिया। 10th में आ जाएगी आपकी डिस्क्वालिफिकेशन। अब याद होने शुरू हुए थोड़े थोड़े। अब आगे चलिए,
अब इन्होंने पूछा है यूपी पीसीएस 2023 ने, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है। तो भाई थर्ड शेड्यूल, फॉर्म्स एंड ओथ, बिल्कुल सही मैच है। 10th शेड्यूल में क्या आता है? डिस्क्वालिफिकेशन, ये भी सही बात है। 8th शेड्यूल में क्या आता है? लैंग्वेजेस, ये भी सही बात है। इन्होंने पूछा 9th शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स, नहीं, ये किस में आती है? 4th में, तो ये सही नहीं है। 9th में क्या आता है? लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, तो इसमें क्या आता है जी? लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यूपीएससी ने सोचा कि भाई अब मैं भी एक हार्ड सा क्वेश्चन बना दूं। इन्होंने पूछा 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन था प्राइम मिनिस्टर? अब आप सोच के देखिए, मैंने आपको समझाया था कि 9th शेड्यूल को कब बनाया गया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया था। और ईयर क्या था? याद करवाया था मैंने, 1951। 1951 में प्रधानमंत्री कौन रहा होगा? जवाहरलाल नेहरू साहब। आंसर क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू। कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे आईएएस 2019 में, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, लैंड रिफॉर्म, स्टेट लैंड रिफॉर्म्स को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन किस चीज़ में दी गई है? देखो लैंड रिफॉर्म्स किस चीज़ में दिए गए हैं? 9th शेड्यूल में। लैंड रिफॉर्म्स को प्रोटेक्शन किस में दी गई है? 9th शेड्यूल में, समझ गए? अब यूपीएससी ने 2018 में भी एक और भारी भरकम क्वेश्चन पूछा आपसे, चलो भाई इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कहा, अब इनकी लैंग्वेज को पढ़ना और समझना, इन्होंने कहा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पार्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल। भाई 9th शेड्यूल किसकी बात की जा रही है? 9th शेड्यूल बात की जा रही है लैंड रिफॉर्म्स की। लैंड रिफॉर्म में अगर कोई लॉ को रखना है तो कौन रखेगा? पार्लियामेंट ही तो रखेगी, और कौन रखेगा भाई? क्योंकि कैन की बात की जा रही है। कैन की मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी, संभावना। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अगर कुछ करना चाहे, पॉसिबल करना चाहे, तो उसके लिए क्या ही मुश्किल चीज़ है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। 9th शेड्यूल को घुमा के पूछा गया ना आपसे, तो लैंड रिफॉर्म की बात की जा रही है, सिंपल। अब ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ो, ऑप्शन नंबर 2 को भी ध्यान से पढ़ना। ये कह रहे हैं वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाई एनी कोर्ट। कोई भी कोर्ट इसके खिलाफ उसको ना तो एग्जामिन कर सकता, ना ही कोई जजमेंट पास कर सकता है। अरे ये क्या हुआ? मतलब ये तो भाई फिर प्रॉपर गॉड बन गए। 9th शेड्यूल में तो कुछ भी रख दो उठा के, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट के बाहर तो कोई चीज़ इतनी ब्लैंकेट में नहीं हो सकती कि भाई साहब आप इसको ब्लैंकेट कर दो बिल्कुल कि कुछ कर ही नहीं सकते आप। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि क्या चीज़ करेक्ट है, यहाँ पे श्योरिटी दे रहे हैं कि कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट। कोई भी कोर्ट, कोर्ट का नाम नहीं बताया लेकिन कह रहे हैं कोई भी कोर्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, छोटा बड़ा कोर्ट, कुछ भी हो, किसी को नहीं पूछेंगे हम। नहीं भाई, इससे क्या खतरा हो सकता है? इससे ये खतरा हो सकता है कि आप आर्बिट्रेरी में आ जाएंगे। क्या पता आपकी मंशा क्या है रखने की, हमें क्या पता। तो ऐसा तो नहीं होने देंगे। तो ऑप्शन ए ही सही बनेगा इसका, ऑप्शन 2 गलत बन जाएगा इसका। क्लियर कट बात समझ आ गई? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई, ये कोहिलो केस पूछा गया है। कोहिलो केस किस शेड्यूल से रिलेटेड था? तो कोहिलो केस में आपको याद रखना है कि ये 9th शेड्यूल से रिलेटेड था। कोहिलो केस किससे रिलेटेड था? 9th शेड्यूल से था, और ये यूपी पीसीएस ने 2017 में पूछा था। ये एक लैंडमार्क केस था जिसने अपहेल्ड कर दी थी कि अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू लॉ। अब जुडिशरी रिव्यू कर सकती है किसको? लॉज को। क्लियर कट बात हो गई? चलो, यूपीआरओ ने 2021 में क्वेश्चन पूछा कि कौन सा प्रोविजन है जहाँ पे 3 लिस्टों का जिक्र किया गया है। 3 लिस्ट किस में है भाई? 7th में। देखो इसको कैसे लिखा गया है, 5 और 2 7। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में क्या है? 7th शेड्यूल में क्या है? लिस्ट है। 6th शेड्यूल में क्या है? 6 में क्या है? ट्राइबल एरियाज है। क्या है? ट्राइबल एरियाज है। और 8 में क्या है? 8 में लैंग्वेजेस है। 8 में क्या है? लैंग्वेजेस है। अब आपसे बिहार पीसीएस ने 2016 में एक चीज़ पूछी। इन्होंने पूछा यूनियन लिस्ट
स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, किसमें कितनी एंट्रीज हो सकती हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, इंडिया का जो यूनियन है, क्या वो, लॉजिक से सोच के देखिए, क्या वो स्टेट को ज़्यादा देगी एंट्रीज या फिर खुद अपने पास रखेंगी। तो आपका दिमाग कहेगा भाई यूनियन अगर मजबूत रहना चाहती है, अगर हमको यूनियन को मजबूत रखना है तो वो अपने पास ज़्यादा रखेंगी। अब इनमें से 47, 66 और 97, इनमें से ज़्यादा नंबर किसका है। तो इनमें से ज़्यादा नंबर आपको समझ में आएगा कि यूनियन लिस्ट ये होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनियन लिस्ट ये होनी चाहिए। उससे कम 47 और 66 में से कौन ज़्यादा है इन दोनों में से? 66। तो स्टेट के पास क्या जानी चाहिए? 66। और कॉन्करेंट में क्या बचा फिर? 47। क्लियर कट बात समझ में आएगी। लॉजिक किसे कहते हैं भाई? सबसे ज़्यादा यूनियन अपने पास रखेगी, उसके बाद स्टेट को देगी, उसके बाद कहेगी कि छोटे छोटी चीज़ें जो है उनमें हम दोनों बना लेंगे। तो यूनियन लिस्ट सबसे ज़्यादा एंट्रीज होंगी उसमें। लॉजिक समझ आ गया जो मैंने समझाया आपको। अब देखिए, अब थोड़ा सा ना आप दिमाग खोलिएगा। इन्होंने पूछा है इकोनॉमिक प्लानिंग कौन सी लिस्ट में आता है। अब देखो इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्या सिर्फ इकोनॉमिक प्लानिंग स्टेट कर सकती है? यूनियन बोले भाई मुझे तो कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ स्टेट कर दे। क्या सिर्फ स्टेट की इकोनॉमिक प्लानिंग करने से इंडिया का डेवलपमेंट हो जाएगा? जी नहीं, इलॉजिकल बात लिखी हुई है। क्या बात लिखी हुई है यहाँ पे? इलॉजिकल। ठीक है। अब आप ऑप्शन नंबर 2 को देखिए। ये कह रहे हैं कि इन द यूनियन लिस्ट, अगर इकोनॉमिक प्लानिंग सिर्फ यूनियन करे बैठ के, स्टेट बोले मुझे तो उससे कोई लेना देना है ही नहीं, तो क्या ये लॉजिकल बात है? जी नहीं, ये भी लॉजिकल बात है। बिना स्टेट के कैसे आप इकोनॉमिक प्लानिंग कर लेंगे? तो ऑप्शन नंबर 2 भी बेकार लिखा हुआ है। क्या इकोनॉमिक प्लानिंग को हम ऐसा कर सकते हैं कि हम किसी लिस्ट में ही ना डाल लें? अरे भाई, इकोनॉमिक प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अगर हम उसको किसी लिस्ट में नहीं डालेंगे तो फिर करेगा कौन? तो ये भी क्या हो गई? इलॉजिकल बात लिखी हुई है। अब इसका आंसर क्या बना? इसका आंसर बना ये कॉन्करेंट लिस्ट में होनी चाहिए। इसको यूनियन प्लस स्टेट अगर मिल के करे तो इकोनॉमिक प्लानिंग हो जाएगी बहुत अच्छे से। अब आपको समझ में आ गया कि आपको लॉजिक किस तरीके से, एक सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन में भी आप कुछ लॉजिक लगा के काट सकते हैं चीज़ों को। ये आपको पूछा गया था उत्तराखंड PCS 2002 में। ठीक है। अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट में भी इसकी एंट्री नंबर क्या है? ये PCS वाला याद कर लेना कि एंट्री नंबर इसकी 20 है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। इकोनॉमिक प्लानिंग किस लिस्ट में है? कॉन्करेंट लिस्ट में मिलेंगी। अब देखो, इसमें एक और ऑप्शन जोड़ा गया है। देखो, यूनियन लिस्ट तो नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ यूनियन अगर प्लानिंग करेगी तो भाई स्टेट क्या करेंगी? सिर्फ स्टेट भी प्लानिंग नहीं कर सकती बिना यूनियन की मदद के। इन्होंने कहा है कि क्या ये कोई स्पेशल लिस्ट में थी? क्या इकोनॉमिक प्लानिंग को हम स्पेशल लिस्ट में रख सकते हैं? जी नहीं, नहीं रखा जा सकता। क्योंकि अगर रख सकते हम तो सिर्फ इकोनॉमिक प्लानिंग को थोड़ी रखेंगे हम, फिर और भी चीज़ों को रखते। और अगर ऐसी कोई स्पेशल लिस्ट होती तो हमने सुनी होती अपनी पढ़ाई के दौरान। तो अगर हमने कोई चीज़ नहीं सुनी है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो चीज़ होगी ही नहीं, वो सिर्फ ऐसे ही जोड़ दी गई है। ठीक है। चलिए साहब, एक क्वेश्चन पूछा गया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2020 ने कि हमको रोकना है, प्रिवेंट करना है क्रैल्टी टू एनिमल्स, कि भाई कोई एनिमल को ना मारे। ठीक है। अब इसका भी लॉजिक लगाइए। क्या एनिमल्स को मारने से रोकना सिर्फ यूनियन का काम है? अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो रोक देगी? जी नहीं, अकेली केंद्र सरकार नहीं रोक सकती, पॉसिबल ही नहीं है। क्या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट में डाल दिया जाए उसको कि भाई स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने कानून बना लो, आप लोग देख लो जैसे रोकना है? जी नहीं, ये भी पॉसिबल और लॉजिकल नहीं है। इसको किस में रखा जाएगा? कॉन्करेंट लिस्ट में। किस में रखा जाएगा? कॉन्करेंट लिस्ट में। ये जो ऑप्शन नंबर 4 लिखा हुआ प्रियम्बल, प्रियम्बल में प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी आज तक आपने सुना है? ये चीज़ें ही आपको सिर्फ बहकाने के लिए लिखी गई है प्रियम्बल को। तो इसका आंसर क्या बनेगा? कॉन्करेंट लिस्ट। इसका मतलब क्या होगा? यूनियन और स्टेट दोनों को अपने कानून बनाने होंगे और दोनों मिलकर के इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने पूछा है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में आ सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है? देखो,
क्या पुलिस को हम कॉन्करेंट लिस्ट में रख सकते हैं? जी नहीं। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि पुलिस किसके अंडर काम करती है? स्टेट के अंडर काम करेगी। पुलिस किस में काम करेगी? स्टेट के अंडर काम करेगी। रेडियो और टेलीविज़न, क्या रेडियो और टेलीविज़न हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग रेडियो और टेलीविज़न दिए जा सकते हैं? जी नहीं। रेडियो और टेलीविज़न किस में काम करेगा? यूनियन, केंद्र सरकार अपने पास रखना चाहेगी। फॉरेन अफेयर्स, भाई चाइना से और पाकिस्तान से कैसे डीलिंग करनी है, इससे स्टेट को क्या लेना देना? कौन करेगा? यूनियन, यूनियन करेगी। तो आपके पास क्या बचा जिस चीज़ को स्टेट कर सकती है? वो बचा आपके पास क्रिमिनल मैटर्स कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे। यहाँ पे यूनियन भी कानून बनाएगी भाई क्रिमिनल्स को कैसे डील करना है, और यहाँ पे स्टेट भी कानून बनाएगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 22 आपको समझ आ गया होगा कि कैसे लॉजिक आपको डेवलप करना है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। इन्होंने कहा है कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में आ सकती है। कॉन्करेंट का मतलब है कि भाई यूनियन भी कानून बनाए और स्टेट भी कानून बनाए। सबसे पहली चीज़ पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग। क्या सिर्फ स्टेट करेगी तो काम चल जाएगा? जी नहीं। क्या सिर्फ यूनियन करेगी तो काम चल जाएगा? जी नहीं। यहाँ पे इनको क्या करना पड़ेगा? यूनियन प्लस स्टेट को साथ आना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन कंट्रोल। देखो अब पॉपुलेशन कंट्रोल तो इसमें आ गया, क्लियर कट बात हो गई। उसके बाद में ये जो ट्रेजर ट्रोव है, ये जो ट्रेजर है और पर पर्सन टैक्स है, ये किस में आएगा? ये दोनों किस में आएंगे? स्टेट्स के पास। ये दोनों किस में आएंगे? स्टेट के पास। ये क्वेश्चन पूछा गया था 1993 में। उस टाइम पे क्या था? हेल्थ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब ये भी यूनियन प्लस स्टेट मिलकर के ही करती है। पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन आज की डेट में, अगर हम आज की बात करें, टुडे की बात करें, तो ये भी मिलकर के कौन कर रहा है? यूनियन और स्टेट ही मिलकर के कर रही है। और ये जिक्र कहाँ पे किया गया है? ये पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन जो है वो एंट्री 6 में है। किसकी? कॉन्करेंट लिस्ट में है ये। अब समझ गए? तो पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन कौन कर रहा है मिलकर के? यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर कट बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊं कि कौन सी चीज़ है जो करेक्टली मैच नहीं है, सही नहीं है। पब्लिक हेल्थ, लोगों की सुरक्षा स्टेट लिस्ट में हो सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती भाई? ठीक है। पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन किसका काम है? स्टेट लिस्ट का काम है। सेंसस कौन करेगी? जनसंख्या को कौन देखेगा? यूनियन देखेगी। सही बात है। अब आपसे पूछा गया सीट्स को एलोकेट काउंसिल ऑफ स्टेट में क्या सेकंड शेड्यूल में किया जाता है? जी नहीं। किस में किया जाता है? 4th शेड्यूल में। और सेकंड में क्या रखा गया है? सैलरीज को। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है। बिल्कुल सही बात है। ये एंटी डिफेक्शन लॉ कब हुआ था? ये हुआ था 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1985 में। 1985 में याद हो जाएगा। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार 2005 का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है? देखो सबसे पहली चीज, एग्रीकल्चर को कौन संभालेगा? कौन है जो एग्रीकल्चर को संभाल सकता है जी? स्टेट। पुलिस को कौन संभालेगा? कौन संभाल सकता है जी? स्टेट। डिफेंस किसके पास दिया जाएगा? यूनियन। इसमें स्टेट का क्या लेना देना? लेकिन लोगों को पढ़ाने लिखाने में तो दोनों को ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे भाई। किसको? यूनियन को भी और स्टेट को भी। तो कॉन्करेंट लिस्ट में कौन आ जाएगा? एजुकेशन। क्लियर कट बात हो, समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि भाई एजुकेशन को स्टेट सब्जेक्ट था पहले। एजुकेशन सिर्फ किसकी जिम्मेदारी थी? स्टेट की जिम्मेदारी थी। अब इसको कॉन्करेंट लिस्ट में भेज दिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट में अब इनको भेजा गया है तो किस अमेंडमेंट के थ्रू भेजा गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 42 अमेंडमेंट एक्ट। अब मैं आपको बता देता हूँ 42 अमेंडमेंट एक्ट में ना 5 चीज़ें थी जिनको कॉन्करेंट लिस्ट में भेजा गया था। कॉन्करेंट लिस्ट में भेजा गया था, उसमें से एक क्या थी? एजुकेशन थी। एक क्या थी? एजुकेशन थी। दूसरी क्या थी? हेल्थ थी। ठीक है। और तीसरी क्या थी? फॉरेस्ट।
पहले फॉरेस्ट स्टेट का काम था, अब किसका है, कॉन्करेंट में है। तो फॉरेस्ट, हेल्थ, एजुकेशन ये सब किस में चली गई हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्करेंट लिस्ट में चली गई है। याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे एक चीज़ और पूछी गई, देखो ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ ने पूछा 2020 में कि भाई हमने कुछ चीज़ों को ट्रांसफ़र किया है स्टेट लिस्ट में से निकाल के, किस में, कॉन्करेंट लिस्ट में। और कौन सा अमेंडमेंट हुआ है वो, 42 अमेंडमेंट हुआ है। 42 अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 1976 में। और हमने क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र की थी, फॉरेस्ट, एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और बर्ड्स, ये भी हमने ट्रांसफ़र किए थे। तो आपको क्या याद रखना है, फॉरेस्ट, एजुकेशन, एनिमल और बर्ड्स, उसके बाद हेल्थ, ये सब किस में चले गए थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किस में चले गए थे, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ये याद रह जाएगा। क्लियर बात समझ आ गई। चलो अब हम देखते हैं 2009-2010 का क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा कौन सी चीज़ ऐसी है जो सही नहीं है। तो सही नहीं है क्या, स्टॉक एक्सचेंज कभी भी कॉन्करेंट में नहीं रखा जा सकता। क्यों, स्टॉक एक्सचेंज कौन रखेगा अपने पास, यूनियन, उसको स्टेट को नहीं देगा यूनियन। फॉरेस्ट किस में है, कॉन्करेंट में है। पोस्ट ऑफिस किस में है, यूनियन के पास है। और पब्लिक हेल्थ किसके पास था उस टाइम पे, स्टेट के पास था, जो कि सही बात है। पब्लिक हेल्थ में काम तो स्टेट को ही करना पड़ेगा साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यूनियन लिस्ट में को मैच कीजिए। देखो सबसे पहले यूनियन लिस्ट में क्या आएगा, यूनियन लिस्ट में आपकी क्या आएगा, सेंसस आएगा। यूनियन लिस्ट में क्या आएगा, जनसंख्या को गिनने का काम स्टेट का नहीं है, स्टेट नहीं करेंगी और कॉन्करेंट में भी नहीं रखा जा सकता। इसको प्रॉपर किस में रखा जाएगा, इसको प्रॉपरली रखा जाएगा आपका यूनियन लिस्ट में। स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है भाई, फिर स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है। स्टेट गवर्नमेंट का अगर आपको काम करना पड़ेगा तो आपको पुलिस ढूंढनी पड़ेगी। पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट को क्यों देगी, पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट किसके पास रखेगी, अपने पास। कॉन्करेंट लिस्ट में पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन को रोकना, फैमिली प्लानिंग करना, ये सब किस में आएगा, दोनों को मिलके करना पड़ेगा। अब आपको एक नई टर्म पता चलेगी, डेट इज कॉल्ड रेजिडुअरी सब्जेक्ट। रेजिडुअरी सब्जेक्ट पता है क्या होते हैं, देखो जो इन तीनों लिस्ट में ना मिले, ना यूनियन में मिले, ना स्टेट में मिले, ना कॉन्करेंट में मिले, वो होते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट। और रेजिडुअरी सब्जेक्ट की पावर किसके पास होती है, यूनियन के पास। और इसमें किसको रखा गया है, स्पेस टेक्नोलॉजी को। रेजिडुअरी पावर कौन सी है, स्पेस रिसर्च। स्पेस में क्या मिला, ये स्टेट का कोई काम नहीं है, इससे लेना देना। तो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स किस क्या होते हैं, स्पेस रिसर्च होते हैं। और इनकी पावर किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। रेजिडुअरी पावर्स याद रह जाएगा क्या होते हैं और किसके पास इनकी पावर्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट चीज आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ एजुकेशन का जिक्र किया गया है। डीपीएसपी, देखो स्टेट पॉलिसी में तो एजुकेशन होगा ही होगा, इसमें तो एजुकेशन होगा ही होगा। रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज, देखो लोकल बॉडीज को भी पढ़ाने का तो काम करना पड़ेगा भाई, पढ़ाएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज में। तो ये दोनों तो आंसर में होंगे ही होंगे। क्या 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल और 7th शेड्यूल में भी एजुकेशन होगी। अब आप लॉजिकल सोचिए, यहाँ पे आपको लॉजिकल सोचना है बहुत। 5th शेड्यूल में बात की जाती है शेड्यूल एरियाज की, किसकी, शेड्यूल एरियाज की। क्या शेड्यूल एरियाज के जो बच्चे होंगे उनको हम पढ़ाएंगे नहीं क्या भाई, कहीं तो लिखा होगा ना वहाँ पे भी उनको पढ़ाने की बात, पॉसिबिलिटी है इसमें भी होगा। 6th शेड्यूल में हम बात करते हैं ट्राइबल एरियाज की, 6th शेड्यूल में हम किसकी बात करते हैं, ट्राइबल एरियाज की। क्या हम जो ट्राइबल बच्चे होंगे हम उनको नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, तभी तो पढ़ेगा भारत, तभी तो बढ़ेगा भारत। तो भाई हमको 6th शेड्यूल में भी एजुकेशन आ गया। 7th शेड्यूल में हमने 3 लिस्ट बना रखी है और उस 3 लिस्ट में कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, एजुकेशन। तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, एजुकेशन। तो क्या 7th शेड्यूल में हमारा एजुकेशन नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया साहब। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, 1 2 3 4 5, पांचों चीज़ों में एजुकेशन
का मेंशन मिलेगा। और ये कब पूछा गया था? यूपीएससी ने 2012 में क्वेश्चन पूछा कि किस किस में एजुकेशन मिलेगा। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है लॉजिक कैसे डेवलप होता है। चलिए नेक्स्ट, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1996 में क्वेश्चन पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो 10वां शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है? 10वां शेड्यूल किससे रिलेटेड है? एंटी डिफेक्शन लॉ से। कब हुआ था ये 10th शेड्यूल? ये हुआ था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और साल कौन सा था वो? 1985। ये याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा गया है 10th शेड्यूल किससे डील करता है? तो ये डील करता है एंटी डिफेक्शन से। किससे डील करता है? एंटी डिफेक्शन से। कब हुआ था? 1985 में। कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। पंचायती राज से रिलेटेड कौन सा है भैया? 11th। कब हुआ था? 1992 में। कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? 73rd। लैंड रिफॉर्म्स किससे रिलेटेड है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। कब हुआ था? 1951 में। कौन सा शेड्यूल है ये? 9th शेड्यूल है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये कौन सा है? ये है 7th शेड्यूल। और 7th शेड्यूल में क्या लिखा गया है? लिस्ट बनाई गई है कि किसके बीच कितनी पावर बटेगी। क्वेश्चन नंबर 32 आपको एक बार और 4 ऑप्शंस दे करके रिवीजन करा दिया आपका कंप्लीट। साल याद रखना और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वो याद रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, कौन सी चीज़ है जो कि यूनियन के पास नहीं है। अब देखो क्या क्या चीज़ है जो यूनियन अपने पास रखना चाहेगी। सबसे पहले तो सेंसस रखना चाहेगी, बिल्कुल रखना चाहेगी। बैंक क्या स्टेट को दे देगी सेंट्रल गवर्नमेंट? जी नहीं, तो बैंक भी यूनियन के पास रहेंगे। इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस क्या स्टेट को हाथ में दे देगी यूनियन गवर्नमेंट? जी नहीं, ये भी अपने पास रखेगी। गैस को किसको दे दिया जाएगा? स्टेट को। गैस का क्या करेगी यूनियन गवर्नमेंट? सोचने वाली बात है। 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया 2011 में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। पूछा गया कि कौन सी चीज़ यूनियन लिस्ट में नहीं है। सबसे पहले देखो, फॉरेन अफेयर्स हमेशा यूनियन गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, डिफेंस को भी अपने पास रखेगी, रेलवेज को भी अपने पास रखेगी। तो आंसर क्या बनेगा? एग्रीकल्चर किसको दे दिया जाएगा? स्टेट को। ठीक है, डिफेंस, रेलवे और फॉरेन अफेयर्स हमेशा यूनियन गवर्नमेंट अपने पास रखना चाहेगी। अब आपसे पूछा गया कि स्टेट लिस्ट जो है, हमारी स्टेट लिस्ट जो है वो 7th शेड्यूल में है। स्टेट लिस्ट में 7th शेड्यूल में कौन सी चीज़ इंक्लूड है? रेलवे, पुलिस। देखो रेलवे तो यूनियन के पास है, लेकिन रेलवे की पुलिस किसके पास है? स्टेट के पास मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी किसके पास रखी जाएगी? कॉन्करेंट में। ठीक है, और फॉरेस्ट किसके पास रखे जाएंगे? कॉन्करेंट में। और एडुकेशन किस में रखी जाएगी? कॉन्करेंट में। क्लियर कट बात समझ आ गई? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख देता हूँ, आप अच्छे से समझना। देखो रेलवे चलाने का काम यूनियन गवर्नमेंट का है, रेलवे पुलिस को संभालने का काम किसका है? ये स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि कौन सी चीज़ है जो स्टेट लिस्ट में है। रेलवे पुलिस कौन सी चीज़ है जो स्टेट के पास है? रेलवे पुलिस। कॉरपोरेशन टैक्स किसके पास मिलना चाहिए भाई? कॉरपोरेशन जो होंगे, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, उनसे जो टैक्स लेगी वो कौन लेगी? यूनियन लेगी। और कौन लेगा? सेंसस किसके पास होना चाहिए? यूनियन के पास होना चाहिए। इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग किस लिस्ट में होनी चाहिए? कॉन्करेंट में होनी चाहिए। दोनों मिलके करेंगे तभी तो काम चलेगा। कॉन्करेंट में होना चाहिए ना। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट इन्होंने पूछा है पंचायती राज। पंचायत में किसका काम होना चाहिए? पंचायत को कौन संभालता है? स्टेट संभालती है साहब। ना तो इसमें यूनियन कुछ करेगी, ना कॉन्करेंट में ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनियन और स्टेट मिलेंगी, तो यूनियन का तो कोई काम ही नहीं है। रेजिडुअल लिस्ट में रखना क्यों है इसको? पंचायती राज सिस्टम को संभालना है तो कौन संभालेगा? एंट्री नंबर 5 है पंचायती राज की, 7th शेड्यूल में लिखा हुआ है, संभालिए आप लोग।
अब एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि लिस्ट 3 में, कॉन्करेंट लिस्ट में आपका क्या आता है? पुलिस किसके पास आएगी? स्टेट के पास। पब्लिक ऑर्डर किसके पास आएगा? स्टेट के पास। प्रिजन्स किसके पास है? जेलों का जो काम किया जाएगा किसके पास आएंगी? स्टेट के पास आएंगी प्रिजन्स। किसके पास आएंगी? प्रिजन्स। स्टेट के पास आएंगी प्रिजन्स। ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, क्रिमिनल्स का प्रोसीजर, इस पे तो यूनियन भी कानून बनाएगी और स्टेट भी कानून बनाएगी, दोनों मिलकर के बनाएंगे ना, तभी तो काम चलेगा। प्रिजन्स किसके पास है? स्टेट के पास। पुलिस किसके पास है? स्टेट के पास। पब्लिक ऑर्डर किसके पास रहना चाहिए? स्टेट के पास। क्लियर कट बात समझ में आ गई या नहीं आई भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मैरिज, डाइवोर्स एंड एडॉप्शन। ये किस में आना चाहिए? मैरिज, डाइवोर्स। देखो मैरिज तो सिंपल सी चीज़ है, कॉन्करेंट लिस्ट में आना चाहिए। यूनियन अकेले कानून नहीं बना सकती मैरिज पे, स्टेट बनाएगी तो हर स्टेट का अलग अलग कानून बन जाएगा। अगर सिर्फ स्टेट लिस्ट में छोड़ दिया जाए तो इसमें किस में आना चाहिए? ये कॉन्करेंट लिस्ट में आना ही चाहिए। क्लियर कट बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आंसर ए और सी दोनों बन रहे हैं, तो आप एक बार इसको खुद से पढ़ के देख लीजिएगा पूरे को कि भाई क्यों इसमें इतना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 41। राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेज एंड फीस। अगर गवर्नमेंट कोई टैक्स लगाती है तो वो किस शेड्यूल में आना चाहिए? सिंपल सी बात, अगर कोई इंडिया की गवर्नमेंट, अब ये गवर्नमेंट यहाँ पे ये नहीं बताया गया तुम्हें कि यूनियन की गवर्नमेंट की बात की जा रही है, स्टेट की गवर्नमेंट की बात की जा रही है, बता दिया कि गवर्नमेंट बस। तो अब जब हमें यूनियन और स्टेट का नहीं पता तो हमें किस चीज़ में जाना पड़ेगा? हमको जाना पड़ेगा लिस्ट में। हमको जाना पड़ेगा लिस्ट में कि कौन सी गवर्नमेंट, और लिस्ट कहाँ पे है? लिस्ट है आपकी 7 शेड्यूल के पास। 7 शेड्यूल में क्या है? लिस्ट है आपकी। कब पूछा गया था? यूपीएससी 2009 में। 11 शेड्यूल में क्या है आपका? पंचायत। 11 शेड्यूल में क्या है? पंचायत। 9 शेड्यूल में क्या है? लैंड रिफॉर्म्स। क्या है? लैंड रिफॉर्म्स। और 6 में क्या है? ट्राइबल एरियाज। तो 6 में क्या है? ट्राइबल एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम। लैंड रिफॉर्म्स किस में आते हैं भाई? लैंड रिफॉर्म्स आते हैं स्टेट लिस्ट में। लैंड रिफॉर्म किसके अंडर आएंगे? स्टेट लिस्ट के पास आएंगे भाई लैंड रिफॉर्म्स। क्यों आएंगे लैंड? क्योंकि लैंड किसकी है? लैंड होती है स्टेट की मलकियत, स्टेट जाने। तो लैंड रिफॉर्म्स किसके अंडर नहीं आ सकते? बाकी किसी में नहीं आ सकते लैंड रिफॉर्म्स, इन्हीं में आने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। एंटी डिफेक्शन किस में आता है भाई? आपसे पूछा गया है एंटी डिफेक्शन किस में आता है। तो एंटी डिफेक्शन हमने पढ़ा है 10 शेड्यूल में आता है। 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, जिसके थ्रू 10th शेड्यूल में आ गया था। 8 शेड्यूल में क्या आती हैं? 8 शेड्यूल में आती है लैंग्वेजेस। ठीक है, वो 5th शेड्यूल में क्या आता है? सॉरी, 5th शेड्यूल में क्या आएगा आपका? 5th शेड्यूल में आएगा आपका शेड्यूल एरियाज। और 8 में क्या आएंगी? लैंग्वेजेस। और 2nd में क्या आएगी? सैलरीज। क्लियर कट बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये आईएएस 2014 में भी पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, कौन से शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन रखा गया है? ऑप्शन होगा 10वें में, 10th में। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था भाई, बार बार समझा रहा हूँ मैं, याद हो जाना चाहिए अभी आपको। 1985 में। 6 शेड्यूल में क्या आता है? 6 शेड्यूल में आता है ट्राइबल एरियाज। तो 6 में क्या आएंगे? ट्राइबल। 9th में क्या आएगा? लैंड रिफॉर्म्स। और लैंड रिफॉर्म्स कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ था? कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही यूपीएससी ने सोचा कि भाई साहब बहुत भारी क्वेश्चन बनाऊंगा मैं अब की बार। क्वेश्चन नंबर 45। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूछा आपसे कि कौन सा ऐसा शेड्यूल है इंडिया का जो कि ट्रांसफ़र करता है ट्राइबल लैंड्स को, जो कि ट्रांसफ़र और प्राइवेट पार्टीज को देने पे नुल एंड वॉइड कर दिया जाता है। देखो
ये कह रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ ट्राइबल लैंड्स को प्राइवेट पार्टीज को देने पे नुल एंड वॉइड कर देगा। अब आप मुझे ये बताइए कि शेड्यूल एरिया से रिलेटेड और ट्राइबल एरिया से रिलेटेड दो शेड्यूल्स हैं हमारे पास। शेड्यूल एरियाज का तो है 5th और ट्राइबल एरियाज का है 6। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है? 3rd, 5th, 12th, 9th। 5th और 6th में से कौन सा मेंशन है? तो आंसर क्या होगा? 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल होगा, समझ गए। 3rd शेड्यूल किसके बारे में जिक्र करता है? ओथ के बारे में, कि भाई शपथ कैसे लेनी है। 9th शेड्यूल किस बारे में बात करता है? लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। 12th शेड्यूल किस बारे में बात करता है? म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, आराम से कर लोगे अगर आपने इतना जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझ लिया है तो, कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम। ये कैसे पूछा गया है? इन्होंने कहा है इफ़ अ पार्टिकुलर एरिया को खरीदा गया 5th शेड्यूल के अंडर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट। 5th शेड्यूल का मतलब है आप शेड्यूल एरियाज में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं। किस में खरीद रहे हैं? शेड्यूल एरियाज में। अब बताइए मुझे, शेड्यूल एरियाज की ज़मीन, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। लॉजिकल बात है या नहीं है? लग तो रही है भाई लॉजिकल बात। ट्राइबल पीपल क्यों नॉन ट्राइबल पीपल को अपनी ज़मीन देंगे? तो उसको तो रोकना ही चाहिए। इन्होंने कहा है दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी। दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी। अरे लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी जो है वो तो ऑलरेडी हमने पंचायत दे रखी है उनको। हमने तो इंडिया में पंचायत सिस्टम लागू कर रखा है, तो ये क्यों देंगे हम 5th शेड्यूल में? तो ऑलरेडी हम 11th शेड्यूल में दे चुके हैं ना, तो ये 5th में क्यों देंगे? लॉजिक ही नहीं बना। दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू अ यूनियन टेरिटरी। ये पूरा का पूरा एरिया एक यूनियन टेरिटरी बन जाएगा। तो भैया ऐसे तो हमारे पास हजारों यूनियन टेरिटरी हो जाएंगी, 100-200 तो हो ही जाएंगी। क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं। तीसरा, द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर्ड अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ये कह रहे हैं कि ऐसे एरिया को एक स्टेट बना देना चाहिए। बेस्ट इलॉजिकल बात की गई है ये। ऐसे एरिया को एक स्पेशल कैटेगरी का स्टेट बना देना चाहिए। जी नहीं, नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या होगा? ट्राइबल लोगों की जमीन नॉन ट्राइबल लोगों को देने से रोकना होगा। समझ गए? और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? IAS 2022 में। तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगी लॉजिक कैसे लगता है, कैसे आपको चीज़ों को पकड़ के समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है बिहार PCS ने कि 5th शेड्यूल डील करता है किस चीज़ से रिलेटेड? डील करता है गवर्नेंस और प्रोटेक्शन करता है इंटरेस्ट की। किस स्पेशल ग्रुप की? किस स्पेशल ग्रुप की करता है? शेड्यूल ट्राइब्स की। किसकी करता है? शेड्यूल ट्राइब्स की। समझ गए? अब देखो आगे चले हम। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा गया है? विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज। तो शेड्यूल एरियाज किस में है? 5th में। क्लियर कट बात हो गई। और शेड्यूल एरियाज किस में है? 5th में। और ये पूछा गया है IAS प्री 2008 में। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा ना 5th के बारे में समझा देता हूँ मैं। 5th जो अमेंडमेंट एक्ट है वो 4 स्टेट्स में लागू नहीं होता। 4 में लागू नहीं होता। कौन कौन से हैं ये? आपको याद रखना है कि ATM से मनी निकलवाते हैं। किससे? ATM से हम लोग मनी निकलवाते हैं। तो ए से क्या बनेगा? ए से क्या बनेगा साहब आपका? आसाम। तो ए से क्या बना? आसाम। टी से क्या बनेगा? त्रिपुरा। तो टी से क्या बना? त्रिपुरा। एम से क्या बनेगा? मेघालय। और एम से क्या बनेगा? मिजोरम। ठीक है, तो इन 4 स्टेट्स में 5th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होता। इसमें कौन सा लागू होता है? इनमें लागू होता है 6th। इनमें लागू होता है 6th शेड्यूल। 5th इन 4 स्टेट्स में नहीं होता। ATM से मनी आप 5th शेड्यूल में नहीं निकाल सकते। ATM से अगर आपको मनी निकालनी है तो आपको 6th शेड्यूल से निकालनी पड़ेगी। और ATM से क्या बनता है? ए से आसाम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से मिजोरम। चलिए, अब
यूपीएससी ने कहा 2015 में हम एक और खतरनाक सवाल पूछेंगे। चलो भाई, क्या पूछेंगे आप? इन्होंने कहा 5th और 6th शेड्यूल किस लिए बनाए गए हैं? अरे शेड्यूल्स ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और किस लिए बनाओगे आप? अगर आपको डिटरमाइन करनी है बाउंड्री तो इसके लिए तो शेड्यूल फर्स्ट बना दिया है आपने, फर्स्ट शेड्यूल है ये तो, ठीक है। पंचायत से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है? 11th शेड्यूल है। और अगर आपको इंटरेस्ट करने हैं बॉर्डर एरियाज के तो इसका कोई शेड्यूल ही नहीं है, तो ऑप्शन ए बनेगा। यूपी ने भी 2023 में क्वेश्चन पूछा कि ये जो 6 शेड्यूल्स हैं ये किससे रिलेटेड हैं? 6 शेड्यूल्स एटीएम मनी, क्या याद रखना है? एटीएम से ही तो मनी निकलेगी। मनी से क्या बनेगा? मिजोरम। एम से क्या बनेगा? मेघालय। टी से क्या बनेगा? त्रिपुरा। और ए से क्या बनेगा? असम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये किस में आता है? 6 शेड्यूल में। 5th में ये नहीं आते चारों। क्लियर कट बात समझ आ गई? चलो, 6 शेड्यूल में, 6 शेड्यूल जो है हमारा, इसमें कौन से स्टेट्स पे अप्लाई नहीं होता है? तो 6 शेड्यूल में 4 स्टेट हैं हमारे। कौन कौन से हैं? ए टी एम से मनी निकालना है। ए से क्या बनेगा? असम। असम तो है भाई। एटीएम में टी से क्या बनेगा? त्रिपुरा भी है भाई। एम से क्या बनेगा? मेघालय भी है भाई। और मनी में एम से क्या बनेगा? मिजोरम है, मणिपुर नहीं बनेगा। तो हमारा 6 शेड्यूल कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा? मणिपुर पे अप्लाई नहीं होगा। क्लियर कट? ये 50 क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन समझ आ गए? ठीक है। अब इसके बाद जो आगे के क्वेश्चंस बचे हैं उनको कर लेते हैं। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि 6 शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन जो हम करते हैं ट्राइबल एरियाज का, कौन कौन से स्टेट में करते हैं? अगेन आपको 6 शेड्यूल में क्या क्या होता है? एटीएम होता है और उससे मनी निकलती है। असम होगा, त्रिपुरा होगा, मेघालय होगा और मिजोरम होगा। तो मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये मिल गया आंसर। तो ये कब पूछा गया था आपसे? यूपी पीसीएस 2016 में। अब हम देखते हैं 6 शेड्यूल कहाँ पे एप्लीकेबल होता है भैया? फिर से याद करो। एटीएम मनी। ए से क्या बनेगा? असम। टी से क्या बनेगा? त्रिपुरा। मिल गया आंसर। एम से क्या बनेगा? मेघालय। और एम से क्या बनेगा? मिजोरम। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? चीज़ों को याद कर रख सकते हैं लंबे समय तक। यूपीआरओ ने क्वेश्चन पूछा आपसे। अब आप मुझे ये बताइए, देखो इसमें लॉजिक लगाओ बहुत अच्छे से। इन्होंने पूछा है शेड्यूल एरियाज के बारे में। शेड्यूल एरियाज के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं, कौन सा शेड्यूल है भाई? 5th। ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करेगा शेड्यूल एरियाज को। सही तो लिखा है। लॉजिक लगा के देखो, अगर प्रेसिडेंट शेड्यूल एरिया डिक्लेयर नहीं करेगा तो कौन करेगा? लॉजिकल बात है भाई, प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे। स्टेट जिनके पास शेड्यूल एरियाज होंगे उनको जरूरत पड़ेगी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाने की। भाई जरूरत तो किसी भी चीज़ की पड़ सकती है और किसी को भी पड़ सकती है, बात तो सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट हो जाएगा। तो पार्ट 1 भी करेक्ट, पार्ट 2 भी करेक्ट। अब हम एक क्वेश्चन और समझते हैं। देखो यह पूछा था आईएएस 2023 में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझो। इन्होंने पूछा शेड्यूल एरियाज विद इन अ स्टेट, एक स्टेट में अगर नोटिफिकेशन जारी करनी है। क्या पूछा था इन्होंने? नोटिफिकेशन जारी करनी है अगर एक स्टेट में शेड्यूल एरियाज की, तो किसके ऑर्डर से करेंगे हम? प्रेसिडेंट साहब। अब प्रेसिडेंट साहब नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? सोचने वाली बात है। दूसरी चीज इन्होंने बोला लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो फॉर्म की जाएगी शेड्यूल एरियाज में वो डिस्ट्रिक्ट की होगी, और जो लोवेस्ट होगी वो क्लस्टर ऑफ विलेजेस की होगी ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, अब सोच के देखो, लार्जेस्ट जो की जाएगी वो किस में की जाएगी? लार्जेस्ट जो यूनिट डिक्लेयर की जाएगी वो डिस्ट्रिक्ट पे ही तो की जाएगी, और कहाँ पे होगा? अब देखो, पहले गांव होता है, एक ग्राम पंचायत होती है, उससे ऊपर क्या होता है? ब्लॉक होता है, ब्लॉक से ऊपर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट होता है। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट होता है। और फिर क्या हो जाता है? फिर तो स्टेट ही बन जाती है ना, डिस्ट्रिक्ट्स को मिला करके तो स्टेट ही बन जाती है। तो सबसे जो बड़ी होगी वो डिस्ट्रिक्ट में होगी और जो छोटी होगी वो ब्लॉक लेवल पे होगी। इन्होंने कहा है कि जो चीफ मिनिस्टर्स है ना वो एनुअल रिपोर्ट भेजेंगे किसको? यूनियन को। अरे नहीं भैया, चीफ मिनिस्टर तो क्या होगा?
अब एक बात बताओ, चीफ मिनिस्टर को क्यों जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं? अब बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी साहिबा। ममता बनर्जी की मोदी जी के साथ नहीं बनती, तो क्या ममता बनर्जी रिपोर्ट भेजेंगी सही मोदी जी को? नहीं भेजेंगी। तो ये चीज़ हम सीएम पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कोई भी सीएम ऐसा हो सकता है जिसकी यूनियन से बने ना बने। हमको क्या करना है? हम ये जिम्मेदारी किसको देंगे? हम ये जिम्मेदारी देंगे गवर्नर साहब को। किसको? गवर्नर साहब को। क्यों? क्योंकि गवर्नर साहब को अपॉइंट करती है यूनियन गवर्नमेंट। कौन करती है? यूनियन गवर्नमेंट। तो ये सही जिम्मेदारी से अपने काम निभाए, तो इसलिए यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? गवर्नर। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 सही है, और ऑप्शन नंबर 1 भी सही लिखा हुआ है। क्लियर कट बात हो गई। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021 के क्वेश्चन की। ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, इसको आप छोड़ दो बेशक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11th शेड्यूल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया था 1985 में। क्लियर कट बात याद हो गई। चलिए, ओह सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, ये 52 में नहीं हुआ था, ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला लिख दिया गया। पंचायती राज हुआ था 73rd के थ्रू। कब? 1992 में। 11th शेड्यूल में कितने आइटम्स हैं? 11th शेड्यूल में कितने आइटम्स हैं? हाउ मैनी आइटम्स आर इन 11th शेड्यूल? तो आपको याद क्या रखने हैं? 29। कितने शेड्यूल्स हैं 11th शेड्यूल में? 29। और म्यूनसिपैलिटीज में कितने हैं? 12। ठीक है, क्लियर कट समझ आ गया। और इस तरीके से आपका